उसको आगे ले जा रहा हूं, तो थोड़ा अंतराल पड़ा है, थोड़ा सा पुनरावर्तन, थोड़े से पॉइंट्स मैं दोबारा रजू करता हूं और इसके आधार पर आज की नई चर्चा करेंगे। तो जैसे आप समझ रहे हो, योग, पातंजल योग एक प्राचीन मनोविज्ञान है। उसी तरह टीए आधुनिक मनोविज्ञान है, और फिर भी उसका उम्र लगभग 60 साल हो चुका है, 60 इयर्स। 1958, 1959 के साल दरमियान अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एरिक बर्न के द्वारा उसका आविष्कार किया गया था। तो वे खुद तो सिगमंड फ्रॉइड की धारा पर चलने वाले मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन जैसे मैं समझा चुका हूं आपको, सिगमंड फ्रॉइड का मनोविज्ञान विकृति मनोविज्ञान था, बीमार मनोरोगियों के लिए था, उनको ठीक करने के लिए था। क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड का दर्शन था कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसकी कई सारी इच्छाएं, सपने, सोच, क्रियाएं दबाई जाती है। दबाने का सामाजिक एक प्रभाव रहता है। तो बचपन से लेकर आज तक हम बहुत सारी हमारी इच्छाएं, सपने, बर्तन व्यवहार, क्रियाएं दबाते रहे, वो अपने अज्ञात मन में जाएंगे, जिसको आप योग की भाषा में चित्त कहते हो। तो चित्त में जाएंगे दबकर, और अगर उनको मुक्त रूप से बाहर निकलने का मौका नहीं दिया जाएगा तो ये विकृति का कारण बनेगा। तो मनुष्य समाज में सामान्य से लेकर गुनाहितता, खून, बलात्कार, कई सारी विकृतियां देखी जाती है, मानसिक बीमारियां पाई जाती है। तो इन सब मानसिक बीमारियां और विकृत बर्तन व्यवहार के पीछे मन में दबाई हुई इच्छाएं हैं, वृत्तियां हैं। तो उसको सही करने के लिए सिगमंड फ्रॉइड ने अपना मनोविज्ञान दिया, जो विशिष्ट था। तो उसके ऊपर सोचते हुए एरिक बर्न ने देखा कि आम आदमी के लिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए, समाज को ज्यादा स्वस्थता प्रदान करने के लिए कोई मनोविज्ञान होना चाहिए जो आम आदमी की पकड़ में हो। और उस मनोविज्ञान को सीखने के लिए आपको साइकोलॉजी स्कूल में या महाविद्यालय में जाने की कोई आवश्यकता ना हो। तो टीए आम आदमी का मनोविज्ञान है, ये तुम्हारे और मेरे व्यवहार का विज्ञान है। समाज में घूमते फिरते लोगों से व्यवहार वर्तन करते करते आप इस मनोविज्ञान से बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। तो ये टीए हमको बताता है कि हमारे वर्तन का मूड हमारे बचपन में है। बचपन में हमारे वर्तन की नींव डाली गई, बीज डाला गया। तो जैसे मैं आपको समझा चुका हूं, बचपन का मतलब होगा जन्म से लेकर 8 साल का अरसा। तो जन्म से लगभग 3 साल का प्रथम समय लीजिए। उस समय आप अपने कुटुंब में होते हो, स्कूल तक नहीं जाते, मर्यादित लोगों के परिचय में आते हो, जो अपने माता पिता है, दादा दादी है, नाना नानी है, मामा मामी या चाचा चाची, अपने कुटुंब के अहम वडील, जिसको टीए की परिभाषा में कहा जाता है सिग्निफिकेंट एडल्ट्स इन योर फैमिली। सिग्निफिकेंट एडल्ट्स जो तुम्हारे बिल्कुल नजदीक है, करीब है, तुम्हारे लालन पालन में अपना हिस्सा बटाते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रभाव में आप जीवन के प्रथम 3 या 4 साल बिताते हो। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है अपने माता पिता की।
लेकिन बड़े भाई, बड़ी बहन और माता, दादा दादी, नाना नानी इत्यादियों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसको टीए की भाषा में कहा जाता है अर्ली पेरेंटल इन्फ्लुएंसेस। तो पेरेंट शब्द डिफाइन किया है, पेरेंट वडील। तो पेरेंट का मतलब होता है तुम्हारे निजी माता पिता, दादा दादी इत्यादि। योर पेरेंट्स मतलब योर फादर एंड मदर, बायोलॉजिकल पेरेंट्स, बायोलॉजिकल फादर एंड मदर एंड अदर सिग्निफिकेंट एडल्ट्स इन योर लाइफ। उनके प्रभाव में आप रहते हो। उन्होंने आपके साथ जो सुलूक किया, जो कारोबार किया, जो व्यवहार किया, अच्छा या बुरा, उसका आपके दिमाग ऊपर बहुत गहरा प्रभाव रहता है। इससे आपके ब्रेन में वायरिंग होती है। उनके कहने की, उनके वर्तन की, उनके व्यवहार की रिकॉर्डिंग होती रहती है। तो रिकॉर्डिंग शब्द का मतलब होता है वायरिंग होता है दिमागी कोशों में, इंटर न्यूरोनल कनेक्शंस। तो ये जन्म से लेकर 3 या 4 साल तक होता है। फिर जीवन का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, और ये दूसरा हिस्सा होता है 4 से लेकर 8 साल तक का। इस समय दरमियान आपने पूर्व में माता पिता से और वडीलों से जो अनुभवों से गुजरे, उसके आधार पर अपने जीवन की नींव डाली। उसके आधार पर बाकी का जीवन बिताने का संकल्प किया। तो जैसे कि माता पिता ने बहुत प्यार जताया, तुम्हारा आदर किया, तुम्हारी शक्तियों में विश्वास किया और विश्वास बढ़ाया, तो तुम अच्छे इंसान बनने का निर्णय करते हो। अगर विपरीत अनुभव हुआ तो आप विपरीत निर्णय करोगे। तो इसको कहा जाता है टीए की भाषा में, आप लिखते जाइएगा, मैं महत्वपूर्ण शब्द बोलता हूँ। अर्ली पेरेंटल इन्फ्लुएंसेस के बाद दूसरा शब्द एक मैं बोलने को जा रहा हूँ, वो है अर्ली लाइफ डिसीजंस। अर्ली लाइफ डिसीजंस, आप नाजुक निर्णय लेते हो। आप सफल इंसान बनेंगे, निष्फल इंसान बनेंगे, समृद्ध बनेंगे, गरीब बनेंगे, शक्तिवान बनेंगे, दुर्बल बनेंगे। बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं। वो निर्णय लिया जाता है 4 से लेकर 8 साल की आयुष्य में, और इसके आधार पर एक स्क्रिप्ट लिखते हो, आप कहानी लिखते हो अपने पूरे जीवन की, जो आपको बाकी के जीवन जीना है। जैसे कि आपने सफलता की स्क्रिप्ट लिखी, तो आप सफल इंसान बनेंगे। स्वार्थ और खटपट की नींव डाली, तो आप स्वार्थी और खटपटी इंसान बनेंगे। तो आपका पूरा व्यक्तित्व ढांचा बन रहा है 4 से 8 साल में, और इसके आधार पर आप एक स्क्रिप्ट लिखते हो, एक कहानी लिखते हो अपने जीवन की। इसको कहा जाएगा टीए की भाषा में लाइफ स्क्रिप्ट। लाइफ स्क्रिप्ट, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो लाइफ स्क्रिप्ट लिखी जाती है, और फिर 8 साल के बाद आपके जीवन की कथा लिखी गई, कहानी लिखी गई, वो अपने चित्त में, इट इज कॉल्ड द लाइफ बुक ऑफ योर लाइफ। तो उसके पेजेस लिखे गए, उसके डायलॉग्स लिखे गए, उसमें घटनाएं लिखी गई, सब कुछ लिखा गया है। तो जीवन में नाजुक परिस्थितियों के खड़े होने पर आप कैसा वर्तन व्यवहार करेंगे। तो आत्महत्याओं के किस्से में पढ़ता हूँ, कई लोग बीमारियों में रहते हैं, बीमारियों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, नादुरुस्ती की भावना लेकर के जीते हैं, और कई लोगों की शक्ति टूटी हुई होती है। कई लोग डर जाते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं। ये सब कहानियां तुम्हारी 4 और 8 साल के बीच में लिखी गई है। इट इज कॉल्ड द लाइफ स्क्रिप्ट ऑफ योर ओन वर्जन। तो इसके आधार पर तुम बाकी का जीवन जीते हो। मतलब कि हम अभी तो केवल अभिनय कर रहे हैं। तो 2 महत्वपूर्ण प्रकट होंगे मुद्दे। पहला मुद्दा है कि हमारे वर्तन व्यवहार का और हमारे जीवन का आउटकम, परिणाम का पूरा आधार, पूरी नींव हमारी बचपन की उछेर में है। ये टीए का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो मुझे बहुत जचा है। द बेसिस ऑफ आवर बिहेवियर इज इन आवर चाइल्डहुड, द वे वी आर ब्रॉट अप इन आवर फैमिली। तो अर्ली पेरेंटल इन्फ्लुएंस एंड अर्ली डिसीजंस, अर्ली लाइफ डिसीजंस, इसके आधार पर आप जी रहे हो।
आप अपने दिमाग में, मस्तक में पास्ट रिकॉर्डिंग्स लेके जीते हो, वर्तमान में नहीं जीते आप। तो पहले 4 सालों में जो वायरिंग हुआ है, इधर रिकॉर्डिंग्स हुआ है, अपना आपके माता पिता ने क्या कहा, आपके चाचा ने क्या कहा, दादा ने क्या कहा, आपके बड़े भाई ने क्या कहा, वो सब रिकॉर्डिंग इधर है। और उस रिकॉर्डिंग के आधार पर वो रिकॉर्डिंग आपसे लगातार अनकॉन्शियसली, अज्ञात रूप से वार्तालाप करती रहती है। और इसके परिणाम हम देखेंगे भविष्य में कि क्या क्या तकलीफें हमको हो सकती है। तो इसके आधार पर आप वो रिकॉर्डिंग अननोइंगली आप सुनते हो, आपको पता भी नहीं क्या बोला जाता है। कुछ भी काम करते करते आप उस रिकॉर्डिंग को सुनते हुए अपना वर्तन व्यवहार करते हो। तो ये टीए का मनोविज्ञान है जो शोचनीय है। इसके आधार पर हम हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों का उत्तर पा सकते हैं। तो इस मनोविज्ञान में जैसे मैं समझा चुका हूँ आपको कि हमारी 3 मनः स्थितियाँ हैं, ईगो स्टेट्स दे आर कॉल्ड, पेरेंट ईगो स्टेट, एडल्ट ईगो स्टेट एंड चाइल्ड ईगो स्टेट। तो जैसे कि पहला हमने चर्चा की पेरेंट ईगो स्टेट का, तो पेरेंट ईगो स्टेट मतलब आपके माता पिता ने आपसे जो दबाव डाला, आपकी शक्तियों को बढ़ाया, नर्चरिंग, आपको प्यार दिया, आपको रक्षण दिया, आपका संवर्धन पोषण किया गया, आपका आपकी सराहना, आपका वखान किया गया, आप कुछ करते थे तो मेरे बेटे तुम मुझे बहुत प्यारे हो, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, करते हुए तुम्हारी शक्तियों को, आत्मविश्वास को बढ़ाने का जो काम किया। एक और भी हिस्सा है पेरेंट ईगो स्टेट का जिसको कहा जाता है क्रिटिकल पेरेंट, क्रिटिसाइजिंग पेरेंट, जो आपको तोड़ता है, आपकी टीका करता है, आपके पर दबाव डालता है, आपकी इच्छाओं को दबाई जाती है, आप कुछ करना चाहते हो नहीं करवाए, आपको परमिशन नहीं दी जाती, आपकी शक्तियों को तोड़ा जाता है, आपकी 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 कमजोरियां खोजी जाती है, ये तुम नहीं कर सकते, ये तुमको नहीं आता, ये तुम्हारा काम नहीं, और तुम अपने बारे में जो महसूस करते हो आई एम गुड, उस भावना को तोड़ा जाता है। तो नर्चरिंग पेरेंट एंड क्रिटिकल पेरेंट, एनपी एंड सीपी, मेरी लिखने में थोड़ी गलती है इधर, मैं बाद में सुधार लेता हूँ, सीपी लिखना चाहिए। तो एनपी एंड सीपी दो सिखाया। सबको नहीं दिखती क्या? ओके हाँ ओके, सर, स्लाइड्स नहीं सॉरी है। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, बताओ बताओ। अभी दिखती है क्या? दिखाई दी अभी? यस सर, यस सर, यस। ओके, तो पेरेंट ईगो स्टेट की चर्चा की, एनपी एंड सीपी, मैं सुधार ही लेता हूं ताकि आपको गलती न रहे। देख लीजिए, आपको स्लाइड दिखती है क्या दोबारा? जी सर, दिख रही है। यस सर। तो एनपी एंड सीपी इसको दिमाग में रखिएगा, बहुत सारी चर्चाएं इसके आधार पर होने वाली है, हमारे स्वभाव, वर्तन, व्यवहार में विकृतियों की और अच्छाइयों की, इसके बारे में। फिर हमने देखा चाइल्ड ईगो स्टेट। तो हमारे अंदर एक बच्चा है, चाइल्ड ईगो स्टेट लेके आप जन्म लेते हो, ये सबसे पहला मनः स्थिति है, ईगो स्टेट है जिसके साथ आप जन्म लेते हो, जो सिगमंड फ्रॉइड ने भी बताया था, और उन्होंने बताया था ईड। तो ईड मतलब एरिक बर्न का चाइल्ड ईगो स्टेट, जो भूखा होता है, जिसको नींद आती है, जिसको आराम चाहिए, जिसको माँ की गोद चाहिए, जिसको कोई भी काम करते समय माता पिता का स्वीकार चाहिए, माता पिता की अनुमति चाहिए, है ना, हर चीज़ के लिए ये माता पिता की इच्छाएं जानना चाहते हैं, माता पिता अपने माता पिता को खुश करना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ ये खुद भी खुश रहना चाहता है, आनंदित। तो
चाइल्ड ईगो स्टेट के 3 वर्जन्स बताए आपको। एक बताया नेचुरल चाइल्ड, इसको कहा जाता है फ्री चाइल्ड भी, एनसी कहिए या एपसी कहिए। जैसे आइसक्रीम मिलते ही आप कितने खुश हो जाते हो, मनचाही व्यक्ति मिलने पर आप कितने, आपके चेहरे पर खुशी झलक आती है। या आप नींद आने पर तुरंत पथारी खोदते हो और सो जाते हो, या भूख लगने पर सीधा खाने के लिए दौड़ते हो। ये तुम्हारे अंदर का नेचुरल चाइल्ड है, जो खुश रहना चाहता है, अपनी तकलीफों को दूर करना चाहता है, लेकिन बिना किसी किसी के लिए अवरोध पैदा किए हुए। किसी के लिए अवरोध नहीं करेगा, ये खुद की सभी जरूरतें पूरी करेगा, खुश रहना चाहेगा, माता पिता को भी खुश करना चाहेगा, और खुद निर्दोष बच्चा बनना चाहेगा। तो वो जो निर्दोष बच्चा तुम्हारे अंदर है उसको कहा जाता है नेचुरल चाइल्ड, फ्री चाइल्ड। लेकिन माता पिता आपके ऊपर दबाव डालेंगे, जो आप करना चाहते हो, आइसक्रीम अभी नहीं खा सकते, घर के बाहर मत जाओ, टीवी मत देखो, पढ़ाई करो। तो जो दबाव डाला जाता है तुम्हारी इच्छाओं को, तुमको हंसना है, तुमको खेलना है, तुमको अपनी मर्जी के मुताबिक करना है, लेकिन माता पिता दबाव डालते हैं, तब तुम्हारे पास 2 विकल्प रहेंगे। एक विकल्प है माता पिता की इच्छा को वश हो जाओ और उनके कहने कहा करो। तो इस बच्चे को कहा जाता है एडप्टेड चाइल्ड। तो आदमी के वर्तन से पता चल जाएगा कि ये एडप्टेड चाइल्ड है। एसी एडप्टेड चाइल्ड, समाधान कर लिया आपने। इच्छा तो थी टीवी देखने की, लेकिन माँ बाप ने मना कर दिया, तो कुर्सी पर बैठ गए, वो पढ़ाई चालू कर दी आपने। अब घूमना चाहते थे, अपने फ्रेंड को फोन करना चाहते थे, या खेलना चाहते थे, आपकी इच्छाओं को दबाया गया। आपने अपनी मर्जी को, अपनी खुशी को दबाकर माता पिता की इच्छा को अपना लिया। तो इसको कहा जाता है एडप्टेड चाइल्ड। तो ये बीज अपने अज्ञात मन में हमेशा रहेगा। आप अपनी लागणियों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, आप इच्छा बाहर नहीं निकाल पाएंगे, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर नहीं पाएंगे, और आपके चेहरे पर ये दबाव देखा जाएगा। इसको कहा जाएगा एडप्टेड चाइल्ड। अब मटरिंग, अब बड़बड़ाते रहेंगे, आपके चेहरे पर नाराजगी दिखी जाएगी, तो एडप्टेड चाइल्ड है। फिर है रिबेलियस चाइल्ड, ये दूसरा विकल्प है। माता पिता ने मना कर दिया, टीवी मत देखो, पढ़ाई करो। माता पिता ने बोल दिया अपने मित्र से मिलने के नहीं जाना है, डोंट डू दिस। तो आप उनको विद्रोह करेंगे और सामना करेंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे और अपना मनचाहा करेंगे। तो फ्री चाइल्ड, एडप्टेड चाइल्ड, रिबेलियस चाइल्ड, हम उदाहरण देखने वाले हैं कुछ समय में इसके। तो ये 3 प्रकार के बच्चे हैं आपके अंदर। इसमें से आपने किसी एक बच्चे को ज्यादा पाला है, बाकी के 2 को मार गिराया या निकाल दिया है। तीसरा जो व्यक्तित्व अपने अंदर विकास करता है उसको कहा जाता है एडल्ट ईगो स्टेट। तो एडल्ट ईगो स्टेट ये माना जाता है कि बाद में धीरे धीरे करते हुए विकसित होने लगता है। ये रैशनल होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये ऑर्गेनाइज्ड होता है, और ये इसके जरिए आप वर्तमान के संपर्क में रहते हो। ध्यान में रहे, पेरेंट ईगो स्टेट, चाइल्ड ईगो स्टेट भूतकाल की रिकॉर्डिंग के आधार पर चलता है। एक ही ईगो स्टेट ऐसा है एडल्ट जो वर्तमान में रहता है, तर्कबद्ध काम करता है और ऑर्गेनाइज्ड होता है। और इसके 2 प्रकार मैंने बताया आपको। फोटोग्राफिक एडल्ट, फोटोग्राफिक एडल्ट का मतलब है जैसे कैमरे में या आपकी आंखों में, रटाइना में, नेत्र पटल में बाहर की दुनिया की छवि झीली जाती है, जैसी की तैसी, उसमें कोई बदलाव लाए बिना, उसमें कोई इवेल्युएशन, मूल्यांकन किए बिना, बाहर की तस्वीर को अंदर हूबहू झीलना। जैसे कि मैं किसी को पूछता हूँ आपका नाम क्या है, और ये कहता है मेरा नाम छगन लाल है। अच्छा, आपका नाम छगन लाल है, तो मैं हूबहू वही चीज झीलता हूँ। अच्छा, आपको क्या तकलीफ परेशानी है? अच्छा, मुझे बुखार है 3 दिनों से। ओके, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको 3 दिनों से बुखार है, तो मैं कुछ डेटा कलेक्ट करता हूँ। एडल्ट का काम है डेटा कलेक्शन, वर्तमान का डेटा कलेक्शन। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? तो मैं वलसाड़ से आया हूँ। अच्छा, आप वलसाड़ से आए हो, तो मैं हूबहू वही का वही डेटा रिप्रोड्यूस करता हूँ, विदाउट चेंजिंग, विदाउट इवेल्युएशन एटसेट्रा, विदाउट कंप्यूटिंग, वैसा का वैसा।
अगर आपको 1 से 100 तक की गिनती करवाई गई, अथवा तो मानो कि कई लोगों को मैं योग सिखाता हूँ, परीक्षा में पूछा जाता है, तो जो सिखाया वैसा का वैसा रिप्रोड्यूस किया जाता है। जो डेटा आपने सीखा वैसा का वैसा बाहर निकाला अपनी ब्रेन से, तो ये होगा आपका फोटोग्राफिक एडल्ट। लेकिन आपका काम है जो तस्वीर आपके फोटोग्राफिक प्लेट में बनी, ध्यान में रहे, रटाई ना, नेत्र पटल में जो छवि बनी उसको अपने दिमाग के कोषों में भेजो। तो आपके दिमाग के कोष कान के पीछे आपका एक भाव विश्व है, भाव विश्व है ना, एक जगत है आपका, जहाँ पर जगत का मानचित्र तैयार किया जाता है, जिसको कहा जाता है मेंटल मैप। तो दिमाग के कोष अंदर और अंदर वायरिंग करते हुए जो डेटा आपको आंखों से, कान से, चमड़ी से, जीभ से, नाक से अंदर पहुंचाया जाता है, उसका विश्लेषण करता है, उसके आधार पर गिनती करता है, आयोजन करता है, संभावनाओं की सोचता है, अपनी खुद की विचार उसमें अंदर डालता है। उस एडल्ट साइकी को कहा जाता है कंबाइनिंग एडल्ट। कंबाइनिंग एडल्ट का काम है जो तस्वीर आपको भेजी गई अंदर दिमाग में, उसमें बढ़ावा करते हुए और ले जाओ। तो अंक गणित में पढ़ा या अंक विज्ञान में पढ़ा, उसको अब जीवन में आगे कैसे ले जाऊंगा मैं, तो ये मेरे कंबाइनिंग एडल्ट का काम है। तो आपके अंदर एक है फोटोग्राफिक एडल्ट, एक है कंबाइनिंग एडल्ट, दोनों साथ साथ है। अच्छा, तो ये 3 प्रकार के एडल्ट ईगो स्टेट थे। उसका कार्य मैं समराइज करता हूँ और फिर कुछ परीक्षा में जाएंगे। तो 3 प्रकार के ईगो स्टेट का पॉजिटिव काम भी है, नेगेटिव काम भी है। सोच लीजिए, सबसे पहले लेके जन्म लेते हो आप चाइल्ड ईगो स्टेट, तो उसका पॉजिटिव काम है ये क्यूरियस है। तो आप देखिए कि जन्म से लेकर 2 साल के आयुष्य में सभी बच्चे कुतूहल वश होते हैं, हर एक चीज को छूना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, अपने हाथ में लेकर मुंह में ले जाते हैं, उसको देखते हैं, उसको गिराते हैं, उसको तोड़ते हैं, जोड़ते हैं। सभी चीजों को ये बच्चों से अच्छे अवलोकनकार, वैज्ञानिक और कोई नहीं हो सकते। तो इतना आतुर है, उतना सीखने को, इतना बेताब है कि हर चीज के साथ ये संपर्क में आते हैं। उनकी 5 ज्ञानेंद्रियां सबसे अधिक कार्यरत रहती है। तो क्यूरियोसिटी होती है, ये निर्दोष और खेलते रहते हैं, उनके चेहरे पर एक निर्दोषता दिखती है, प्लेफुलनेस दिखती है, स्पॉन्टेनिटी दिखती है और क्रिएटिविटी दिखती है। जन्म से 2 साल में आपके पास जितना क्यूरियोसिटी, जितना प्लेफुलनेस, जितना क्रिएटिविटी और जितना स्पॉन्टेनिटी है, वो आपके बाकी के जीवन भर नहीं रहता, क्योंकि समाज उछेर के दरमियान, सामाजिक शिक्षा के दरमियान, कुटुंब में और स्कूल में इन सब गुणों को गिरा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो ये आपके चाइल्ड ईगो स्टेट का पॉजिटिव एस्पेक्ट है। उसका एक नेगेटिव भी एस्पेक्ट है, ये चिढ़ता है, विद्रोह करता है, स्टबॉर्न है, जिद्दी है, चिंतित हो जाता है, इनसिक्योर बन जाता है। तो इस समय आपके अंदर जो एंजाइटी है, वरीज है, डिप्रेशन है, ये आपके चाइल्ड ईगो स्टेट की बचपन की देन है। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। विद्रोही, टेंट्रम्स, अपने बच्चों को देखा होगा, कुछ उदाहरण मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। डिफिकल्ट भी है, इनसिक्योर भी है। अच्छा, आपके अंदर एक पॉजिटिव पेरेंट है, नेगेटिव पेरेंट है। पॉजिटिव पेरेंट को आप कहेंगे नर्चरिंग पेरेंट, और नेगेटिव पेरेंट को कहेंगे आप कंट्रोलिंग पेरेंट, क्रिटिकल पेरेंट। तो पॉजिटिव पेरेंट है लविंग, प्रोटेक्टिंग, नर्चरिंग, कामिंग, सपोर्टिव, कंफर्टिंग। आप सभी अच्छे शब्द लिख सकते हो। और नेगेटिव पेरेंटिंग है कंट्रोलिंग, क्रिटिकल, डिसिप्लिनिंग, फिंगर पॉइंटिंग, फॉल्ट फाइंडिंग एटसेट्रा। तो इस तस्वीर को आप ठीक से देख लीजिए, थोड़ा सा नोट बनाइए, क्योंकि इसके आधार पर मैं आपको कुछ पूछने वाला हूँ। साथ ही साथ अपने अंदर इवेल्युएशन करते जाइए कि आप में कौन सा हिस्सा ज्यादा है। पेरेंट ईगो स्टेट, चाइल्ड ईगो स्टेट आपके बचपन की रिकॉर्डिंग के आधार पर कार्य करते हैं। अगर आप क्रिटिकल पेरेंट हो इस समय, तो इसका मतलब है कि आपका बचपन में उछेर माता पिता के द्वारा नेगेटिव ढंग से ज्यादा किया गया।
आप पॉजिटिव नर्चरिंग हो, कामिंग हो, लविंग हो, प्रोटेक्टिंग हो, इसका मतलब है कि आपका उच्छेद अच्छी तरह से किया गया है। आप इनसिक्योर हो, आप एंक्शियस हो, आप डिप्रेस्ड हो, तो इसका मतलब है कि आपकी बचपन में जो रिकॉर्डिंग हुई वो अच्छी नहीं हो पाई। आप क्यूरियस, क्रिएटिव, प्लेफुल, स्पॉन्टेनियस हो, जिसका मतलब है कि बचपन आपका अच्छा गुजरा है। बीच वाला एक हिस्सा है एडल्ट, जो वर्तमान के संपर्क में रहता है। वो लॉजिकल होता है, रीजनेबल होता है, रैशनल होता है, नॉन थ्रेटनिंग, नॉन थ्रेटन, उसको भी आप डरा नहीं सकते, वो किसी को डराएगा नहीं, चैन से बैठकर आपसे बात करेगा। तो वो वाला हिस्सा है आपका एडल्ट साइकी। तो ये पांचों के मैंने यहाँ पर तारतम्य निकाला है। क्रिटिकल पेरेंट मतलब आप देखेंगे सर, इधर। हाँ जी, फास्ट स्लाइड 1 मिनट के लिए रख सकते हैं? हाँ जी, हाँ प्रीवियस। जी, श्योर। ये वाला, ये सबको आपको देने वाले भी हैं हम। हाँ, आप नोट बना लीजिए, फिर मैं कुछ एक्सरसाइज देने वाला हूँ इसके आधार पर आपको अभी। आपका काम हो जाए फिर बताइए आप। हो गया एडल्ट सर। में थैंक पॉजिटिव यू सर। नेगेटिव एडल्ट में नहीं होता, वो ध्यान में रखिएगा, है ना। और अ, जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था, ये ईगो स्टेट आपकी पेरेंट और चाइल्ड ईगो स्टेट के बीच समाधान करना चाहता है। तो ये सभी ईगो स्टेट्स, जैसे कि पेरेंट ईगो स्टेट के दो प्रकार आपको बताए हैं, नर्चरिंग पेरेंट एंड क्रिटिकल पेरेंट या कंट्रोलिंग पेरेंट। वो क्रिटिसाइजिंग है, रूलिंग है, डिसिप्लिनिंग है, फॉल्ट फाइंडिंग करता है। नर्चरिंग पेरेंट एनपी, वो लविंग है, केयरिंग है, प्रोटेक्टिव है एंड कंफर्टिंग है। बच्चे में आपके तीन प्रकार बताए, एनसी या एफसी, मतलब कि फ्री या नेचुरल चाइल्ड, फन लविंग, अनइनहिबिटेड, सेल्फ सेंटर्ड, इनोसेंट। ओके। एसी है एडेप्टेड चाइल्ड या कंप्लायंट चाइल्ड भी कहा जाता है, सीसी कहा जाता है, सल्किंग, एरोगेंट, मटरिंग, बड़बड़ाता रहता है क्योंकि इच्छाओं को दबा दिया गया, ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन एंड अवॉइडिंग, जिस परिस्थिति में उसको खतरा है या जो उसको नापसंद है, मन पसंद नहीं है, उस परिस्थितियों को वो अवॉइड करना चाहता है। एक रिबेलियस चाइल्ड भी है हमारे अंदर, एग्रेसिव, प्रोटेस्टिंग और डिसोबीडियंट, बिन आज्ञांकित, जो अपनी आज्ञाओं को नहीं मानता, ऐसे। तो ये आपके व्यक्तित्व के ईगो स्टेट्स के महत्वपूर्ण हिस्से। इसमें आपको एडल्ट में दो प्रकार नहीं किए मैंने इस समय इधर, मतलब कि इधर आपकी फोटोग्राफिक एडल्ट एंड कंबाइनिंग एडल्ट अलग नहीं किया गया, क्योंकि वो एरिक बन के जमाने में नहीं बना था, वो बाद में बना। बाद में जिन्होंने इसका आविष्कार किया वो मनोवैज्ञानिक भारत की है और उनका नाम है पॉल ड्रैगो। ये मेरी शिक्षक भी रही। तो इन्होंने एडल्ट का दो भाग में विभाजन किया, एरिक बन ने नहीं किया था, इसलिए इधर इसका समावेश नहीं पाया जाएगा। ओके। तो कुछ आपको देखे अभी, इसके आधार पर हम देखेंगे कुछ उदाहरण जो आपको अपनी नोटबुक लेके बैठना होगा। इसके बाद आपको कुछ उदाहरण पूछे जाएंगे, चित्र बताए जाएंगे, हम कुछ मूल्यांकन करना चाहेंगे। उसके पहले अगर आपके कोई सवाल हो तो, अब दो प्रकार के एक्सरसाइज करना है। ओके, कोई भी सर सवाल? लास्ट स्लाइड, सर लास्ट स्लाइड। हाँ, चलो, सर ये वाली, ये वाली। यस सर, यस ओके, सर। हाँ, हरिओम। किसी का कोई भी सवाल हो तो? हाँ सर। सर 4 साल के बाद जो कुछ इम्प्रेशन चाइल्ड के माइंड पे आती है उसकी ज्यादा इफेक्ट नहीं होती है क्या? सॉरी, रिपीट करिए दोबारा, आवाज थोड़ी कम आई आपकी। ओके, 4 साल के बाद हाँ, चाइल्ड के माइंड दिमाग पे जो कुछ डाला जाता है या वो देखता है, वो ऑब्जर्व करता है, इसकी उतनी असर नहीं रहती जो 4 साल में हो जाती है।
4 साल के बाद भी होगा। एक दूसरा काल आता है जो आप टीनेज कहते हो ना, टीनेज में भी थोड़ा रिकॉर्डिंग बदलेगा। जैसे कि कई सारे विभूतियों का मैं अभ्यास करता हूँ। जैसे कि हिटलर थे, उनके साथ किशोरावस्था में जो हादसे हुए उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है उनके ऊपर। तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बदलने का मौका मिलता है आपको टीनेज के दरमियान, है ना। खास करके महिलाओं में, लड़कियों में ये 10 साल की आयुष्य तक बहुत निर्दोष होती है, फ्री चाइल्ड, नेचुरल चाइल्ड। लेकिन क्योंकि समाज का ढांचा ऐसा है कि उनके ऊपर बहुत सारा दबाव या तो बंधन 10 साल के आयुष्य के बाद डाला जाता है। तो कई सारी महिलाओं का जीवन बदलाव मैंने किशोरावस्था की उछेर से देखा है। तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग इससे बदल जाता है, हो सकता है। ओके सर, थैंक यू। बहुत सारे किरण लोगों के हाथ सर, में। मेरा हाँ, एक ग्रैंड चाइल्ड है, हाँ, शी इज 1.5 year old, और हाँ, उसको कुछ न्यूरोलॉजिकल पीडियाट्रिशियन प्लस फिजियोथेरापिस्ट ने कुछ एक्सरसाइज सजेस्ट की है और वो हम लोग फॉलो करवाते हैं। लेकिन हाँ। उस टाइम में चाइल्ड बहुत रेजिस्ट करता है और रोता भी है। तो ऐसी सिचुएशन में वो उसके दिमाग पे असर होगी क्या? नहीं, जरूरी नहीं। कुछ पीड़ाओं को जीवन में जरूरी भी है। जैसे कि बच्चे को कोई शारीरिक तकलीफ है, उससे मुक्त करने के लिए उसको फिजियोथेरेपी कराना है ना। तो वो ठीक बात है। फिजियोथेरेपी करते करते थोड़ा दुखेगा भी। तो आपके अंदर दो प्रकार के पेरेंट है, नर्चरिंग एंड कंट्रोलिंग। नर्चरिंग पेरेंट, बच्चा रो रहा है, परेशानी भुगत रहा है ना, जो कराना, जो फिजियोथेरेपी हम करा रहे नहीं करना चाहता, तो उसको कैसे समझा सुलह करके आप कराएंगे, वो आपका नर्चरिंग पेरेंट काम करेगा। और फिर भी कई बार होता है कि बच्चा करना ही नहीं चाहता क्योंकि आलसी बन गया है या पीड़ा भुगतना नहीं चाहता, तो आपको कंट्रोलिंग पेरेंट भी इसमें काम में लाना होगा, जरूरी बनता है कई बार। तो दोनों पेरेंटिंग का खूबी पूर्वक उपयोग करके आप इस बच्चे को, कोई जरूरी नहीं आपने पीड़ा पहुंचाई, लेकिन उस पीड़ा का कारण क्या है, उससे बच्चे को क्या मिलने वाला है, उसकी शारीरिक क्षतियों पर उसको विजय मिलने वाला है, अच्छा ही होने वाला है। तो कई बार बच्चे की इच्छा के विरुद्ध उसको रुला करके भी हमको कुछ करना जरूरी होता है। तो दुष्प्रभाव नहीं, जब पड़ेगा ऐसा सोच के मत चलिए। हाँ हाँ, जब एडल्ट हो जाएगा तो उसको ये नेगेटिव इफेक्ट नहीं करेगा ऐसा? नेगेटिव मैंने, होगी भी नहीं, कोई जरूरी नहीं। क्योंकि हाँ जब आप हाँ नर्चरिंग पेरेंट हो ना, आप बात करेंगे, बेटे ये जी, करना जरूरी है, तुमको दुख रहा है, मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारी पीड़ा को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुमको अच्छे होना है, तुमको चलना है, तो इसके लिए ये जरूरी है, इतना पूरा भुगत लो। तो नर्चरिंग पेरेंट साथ साथ काम करने में लगाइए आप। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू सर। ओके। ડોક્ટર સાહેબ, यस। આપણે બાળકને 10 વાર થપથપાવીએ हाँ, અને એક વાર ગુસ્સે થઈએ हाँ, તો એ બાળક છે ને 10 વસ્તુ ભૂલી જાય ને એક ગુસ્સે થયેલું યાદ રાખે છે અને મોટાપણમાં પણ સંભળાવે છે કે તમે આમ કર્યું, તમે આમ કર્યું. ओके। Why that? When we have loved him for 10 times, 10 વખત આપણે પ્રેમ આપ્યો છે અને એક વખત આવું કરતું એ સંભળાયા કરે, પણ 10 વખત આનંદ કરાવે એ નહીં સંભળાવે. કારણ શું? वो मन का तालीम है, सबके मन का तालीम, मेरा और आपका भी। मैं बहुत सारी अच्छी चीजों को देख चुका हूँ, लेकिन वो तुरंत याद नहीं आती। लेकिन जो मैं, जैसे कि जन्म कई सारे देखे, खुशियां कई सारी देखी, अच्छे अच्छे शादियों से मैं गुजरा, वो सब पहले याद नहीं आता, लेकिन किसी की मृत्यु की दुर्घटना वो मुझे तुरंत याद आएगी। वो तो दिमाग का तालीम ही हमारा ऐसा है। भगवान बुद्ध का कहना है कि दुख को आदमी का मन पहले याद करता है, सुख को तुरंत याद नहीं करता। सुख के लिए तुमको बहुत सारी प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ती है कि अरे बहुत सारे सुखी प्रसंग आए होंगे जीवन में, नहीं यार। तो उसी तरह बच्चे 10 बार अपने प्यार से पेश आए होंगे, वो याद नहीं करेगा, लेकिन एक बार चाटा पड़ा होगा आपका, वो कभी भूल भी नहीं पाएगा। वो जिंदगी भर याद स्वाभाविक करता है है. थोड़ा, लेकिन आपको देखना है, भले ही वो याद करता हो, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट आपके पेरेंटिंग का उसके ऊपर क्या हुआ है या हो रहा है, उसको देखिए आप। No, no, बच्चा that is अगर you are आपसे right. तिरस्कार कर रहा है, तो इसका मतलब है तो थोड़ा तरीका बदलना होगा आपको। Okay, okay. Thank you, doctor. So nice of you. कई बच्चे को चाटा उतना गंभीरता से लेने की आदत नहीं होती, कुछ बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, छोटी सी उंगली भी टच करने पर ये इसको बहुत गंभीरता से लेने लगते हैं। तो व्यक्तित्व पर भी आधार रखेगा ये। Okay, thank you, doctor. Okay.
तो मैं आपके समक्ष, हाँ, कोई सवाल है किसी का? नहीं तो मैं थोड़ा सा स्लाइड आपको बताना। हाँ जी, बोलिए। सर, तो अगर मेरा चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस वर नाइस, तो मेरा फ्री चाइल्ड, नेचुरल चाइल्ड विल बी मोर डोमिनेंट। तो अगर उसी हिसाब से अगर फ्री चाइल्ड है तो नर्चरिंग पेरेंट ईगो स्टेट भी बाय डिफॉल्ट होगा, बिकॉज आई हैव हैड अ गुड चाइल्डहुड, ऐसा कह सकते हैं? हो सकता है, हाँ हाँ हाँ, नेचुरल है ये, ठीक है। ओके, तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ। आपको अपनी नोटबुक तैयार रखना होगा और उसके आधार पर आपको इसके जवाब लिखने होंगे, पहचानने होंगे कुछ चीजों को, है ना। तो आपके समक्ष कुछ तस्वीरें आएंगी, उसमें कुछ इको स्टेट होंगे, आपको पहचानने होंगे। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण आपको दिखता है, कुछ दो उदाहरण दिखते हैं आपको, है ना। एक बच्चा है और एक माँ है। तो जैसे कि ये माँ का इको स्टेट कौन सा है, ये आप अपनी नोटबुक में लिखिए। उदाहरण 1 में लिखिए आप, क्या सोचते हो आप, ये कौन सा ईगो स्टेट है? ईगो स्टेट का मतलब होगा आपको नर्चरिंग पेरेंट, कंट्रोलिंग पेरेंट, एडल्ट, फ्री चाइल्ड, एडप्टेड चाइल्ड एंड रिबेलियस चाइल्ड, इतनों में से जवाब लिखना होगा। तो ये वाला ईगो स्टेट आपको कौन सा लगता है? और सामने बच्चे का ईगो स्टेट भी पहचानिए, वो कौन से वाला है, क्या लग रहा है आपको, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? माँ का ईगो स्टेट कौन सा है? कंट्रोलिंग पेरेंट। हाँ, कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग पेरेंट। कंट्रोलिंग पेरेंट। कंट्रोलिंग, सब सम्मत है इसमें? Yes, sir. यस सर। ओके, और बच्चे का ईगो स्टेट कौन सा है? रिबेलियस। रेबेलियस। रिबेलियस चाइल्ड। सब सम्मत है? किसी को और कुछ कहना है? या हाँ सर। नो सर। ओके, तो कुछ 20-25 उदाहरण मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, अलग अलग ईगो स्टेट को। इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप पहचान सको कि आप कौन सी मनस्थिति में हो, कोई सामने वाला व्यक्ति कौन सी मनस्थिति में हो, और इसके आधार पर आप अपना रिस्पॉन्स कैसे तैयार करेंगे। अगर रूबरू होते इस वर्कशॉप में तो मैं कुछ नाट्य अभिनय भी करता, ही रोल प्ले भी करता आपके समक्ष, लेकिन वो संभव नहीं है। अच्छा, इधर 2 व्यक्ति दिखते हैं, है ना, तो शायद पति पत्नी है। तो इधर आप इनका ईगो स्टेट कौन सा है? एडल्ट ईगो स्टेट लग रहा है उनका, मेल का, एंड फीमेल का चाइल्ड आंखों को देखो, चेहरे के भावों को देखो, हाथ को देखो, कोई हो सकता है। ये लेडी है ना, वो फोटोग्राफिक एडल्ट उसका ये लग रहा है, एंड जो मेल मेंबर है इट लुक्स कंबाइनिंग एडल्ट। ही इज थिंकिंग मोर, वो कैलकुलेशंस कर रहा है, ही इज ऑब्जर्विंग। क्या सोच रहा होगा? दोनों के बीच अभी क्या है, चैन से सोचिए, दोनों के बीच क्या घटा है, घट रहा है या घटा होगा, आपको क्या लग रहा है? नहीं, पहले तो आप क्या बना होगा, थोड़ा सा अपने एडल्ट ईगो स्टेट को आप काम में लगाइए, और इस समय क्या बना होगा इन दोनों के बीच? झगड़ा हुआ होगा। लेडी इज रेबेलियस एंड जेंट्स इज एडप्टेड। बोथ आर एडप्टेड। ओके, और भी कोई अगर कोई नया कुछ कहना चाहेंगे? हैप्पी मूड, इजी आपने, चलो रूल आउट करते हैं। इज द पर्सन इन अ फ्री चाइल्ड मोड, झगड़ा हो चुका है ना उनके बीच, तो इज ही इन अ फ्री चाइल्ड मोड? नो सर। इज ही इन अ कंट्रोलिंग पेरेंट और नर्चरिंग पेरेंट मोड? No. No. Do you think he is in an adult mode? No, sir. Adapted mode. चेहरे के भावों से आपको लगता है कि ये न्यूट्रल होना चाहिए? Adapted child is, that's what I think. Both of them are sulking. आपको देखा कि चेहरे पर
चेहरे पर न्यूट्रल भाव नहीं है Compliant, कि sir. इनके दोनों Compliant के child. तो एडजस्ट किया उसने, कतरा एडप्ट किया। ये औरत इनके ऊपर कतरा रही है। तो उसने सहन कर लिया है, एडप्ट कर लिया है। किसने अडॉप्ट कर लिया? जेंट्स ने। अच्छा, तो ये अडॉप्टेड चाइल्ड में है। हाँ हाँ सर। और ये और महिला लेडी है रिबेलियस। रिबेल करती है। हाँ जी, अच्छा, बदला हस्बैंड के लेना साथ। चाहती है, ऐसा लगता है उसकी आंखों से। देखो She is also adopted child. कुछ बोलना चाहती Arrogant है है। ये कुछ कहना चाहती है, ये अपनी आंखों से कुछ धार निकाल रही है, बदला हाँ लेना। एरोगेंट बोल आंखों दिखा रही है। किरण हाँ। भाई, लेडी इज इन क्रिटिकल पेरेंट चलो कोई स्टेज, साथे ना क्रिटिकल बोल, सही पेरेंट टर्न बोलो ना, Critical एक वैलिड parent. ऑप्शन आपो मने। हाँ, किरण भाई, लेडी इज इन क्रिटिकल पेरेंट स्टेज, दैट्स व्हाट आई थिंक. ओके, She's व्हाट डज शी वांट टू doing से like that. टू हिम? व्हाट डज शी वांट टू से टू हिम? ये क्या कहना चाहती है? सर मैं तो यही चाहती हूँ, उन दोनों के बीच के झगड़ा हुआ है तो ये जो जेंट्स है मतलब एक्सेप्ट करके उसमें दिखाना चाहेंगे, लेकिन वो लेडी का ऐसा फेस मुझे ऐसा लग रहा है आप क्या कर देंगे, ऐसा मीनिंग मेरे को आ रहा है। हाँ, मुझे क्या मतलब उनके बीचों बीच का जो वार्तालाप हो रहा होगा, मनोमन वार्तालाप, जी सर। साइलेंट डायलॉग, उसको आप थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में प्रकट करके बोल सकते हो कि कौन सा ईगो स्टेट उसका लग रहा है। ओके, तो ओके Hello. दोनों Sir, का lady નું ego state controlling है. parents. एक व्यक्ति नाम साथे बोलो એટલે ખબર પડે। जागृति, हाँ, जागृति बेन बोलो। हाँ, दोनों का चाइल्ड ईगो स्टेट है. द दोनों वाइफ चाइल्ड ईगो स्टेट में है, दोनों चाइल्ड ईगो स्टेट में है। वो पहले तो स्वीकार करिए, तब देख लीजिए चाइल्ड ईगो में। अभी हमको देखना है कि चाइल्ड ईगो में हमारे पास 3 विकल्प है, फ्री चाइल्ड, अडॉप्टेड चाइल्ड एंड रिबेलियस चाइल्ड। वाइफ इज रिबेलियस चाइल्ड एंड हस्बैंड इज अडॉप्टेड चाइल्ड. ओके, हस्बैंड इज अडॉप्टेड एंड हो सकता है असम्मति होगी कई लोगों की, लेकिन फिलहाल जैसे कि एक सुझाव देता हूँ कि वाइफ इज इन अ रिबेलियस मोड। ओके, वो कुछ Husband बदला खुश लेना है। चाहती है और ये मन में सहमे है ना। हस्बैंड इज थिंकिंग टू क्या? एडप्ट और नॉट टू एडप्ट। ओके नहीं तो फिर क्या आगे होगा वो खुदा जाने। ओके, आगे क्या होगा खुदा जाने। ओके, ये लोग कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, कौन सा एडल्ट Yes, sir. स्टेट है तीनों का? These are adult state है because all are in a perfect alignment. हाँ, बाकी के लोगों भी बोलेंगे। हाँ, एडल्ट, ओके, सर एडल्ट फोटो दिख नहीं रहा है अभी। सर एक लिसनिंग मोड में है, दैट्स दिख रहा है। कंबाइनिंग एडल्ट. नहीं, और कंबाइन और आप भेद मत प्रकट करिए, क्योंकि बाकी का वार्तालाप हम सुन नहीं पाए हैं, इसलिए आप एडल्ट को तो खाली एडल्ट ही बोलेंगे। तो सर्वसम्मति है कि ये एडल्ट ईगो स्टेट्स है तीनों के। हाँ सर। यस सर। दूसरा एक चित्र देखते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है, कौन से ईगो स्टेट में है? चाइल्ड. Child ego. ओके, चाइल्ड ईगो स्टेट में आपको बताना होगा कि फ्री चाइल्ड में है, एडॉप्टेड चाइल्ड है, खुल करके रो रहे हैं, फ्री चाइल्ड दबा करके रो रहे हैं। नहीं सर, थोड़ा Free child है. Free child. Adopted. नेचुरल क्राइंग नहीं लग रहा है। एडॉप्टेड चाइल्ड है। Adopted child. पहले आप देखिए, ध्यान से देखिए 3 विकल्पों को कि फ्री चाइल्ड खूल करके रो रहे हैं, दबा करके रो रहे हैं, एडॉप्टेड चाइल्ड एंड विद्रोह कर रहे हैं, मतलब रो करके सामने वाले व्यक्ति पर दबाव लाना चाहते हैं। किस कारण से? खुल करके रो। एडप्टेड चाइल्ड है सर। खुल करके रो रहा है, एडॉप्टेड चाइल्ड। ओके, खुल करके रिबेलियस होएगा तो हाथ भी हिलाएगा और रोएगा। हाँ, एडप्टेड अपना एरोगेंट होएगा ना तो रोते समय हाथ भी हिलाएगा। हाँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, रोते ये रोते। मुक्त रूप से रो रहे हैं या दबा करके रो रहे हैं? दबा करके। कर रो रहे हैं। दबा कर मतलब फ्री क्राइंग नहीं है। दबा कर रो रहा है वो, एडल्ट का हिसाब से दबा उसे रुलाया गया है। रुलाया गया। अच्छा अच्छा, यस सर, यस डॉक्टर। आप अनुमान कर सकते हो कि क्या परिस्थिति पैदा हुई होगी जिसके कारण इनको रोने की नौबत आई? उसकी बहुत इच्छा पूरी नहीं हो गई होगी, बड़ी इच्छा। ओके, ये संजोगवशात रो रहा है। ये जेंडर स्टीरियोटाइप में भी जाएगा ना, बिकॉज मेन
ऐसे कोई संजोग खड़े हुए उसकी वजह से वो रो रहा है। लिपि बेन તમે કઈ કહેવા માંગો છો? हाँ सर, वो he is a helpless and stereotype होता है. he is not able to convince his parents. That's why in the childhood, that's why he is behaving the same way in the after growing up. अच्छा, ये दुख के मारे रो रहा है या दबाव के मारे रो रहा है? किसी ने दबाया इसलिए रो रहा है या अपनी इच्छा दबाई पूरी नहीं कर पाई इसलिए रो रहा है? डॉक्टर साहब दुख के मारे रो रहा है। इच्छा पूरी नहीं हुई इसलिए रुक रहा है। एक व्यक्ति नाम से बोलेंगे कि आप क्या विकल्प क्या बताना चाहते हो? सर अभय बात कर रहा हूँ। हाँ अभय भाई, चलो अभय भाई, બાકીના બધા હમણાં નહીં બોલશો એટલા માટે કે આપણે વર્ચ્યુઅલ મોડમાં આ ચર્ચા ચાલી રહી છે, નહીં તો આના પર ઘણું બધું રસપ્રદ હું ચર્ચા કરી શકત। તો અભયભાઈ તમે શું કહેવા માંગો છો? इच्छा पूरी नहीं हुई इसलिए रो रहा है, मतलब अच्छा, कुछ मतलब पाना कुछ था दबाया या कुछ गया। नहीं मिला। यस तो आप सब लोगों को देखना है कि क्या उनकी कोई इच्छा दबी, उनकी मांग दबी, कोई चीज पूरी नहीं हुई, इसके कारण रो रहे हैं। किसी का मृत्यु देख करके रो रहे हैं, किसी का मृत्यु देख करके रो रहे हैं कि अपनी इच्छा दबने के कारण रो रहे हैं। सर नीलेश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर ये उसके साथ हेलो, हाँ बोलिए सर, इसके साथ के मारे रो रहा है। आगे का चित्र लेते हैं, थोड़ा सा और अपनी सोच को। ये वाला बच्चा देखें आप, बच्चा क्या लग रहा है? फ्री चाइल्ड। और माँ ने या बाप पिताजी ने उनका कान पकड़ा होगा, वो कौन सी ईगो स्टेट में होंगे? कान कंट्रोलिंग पकड़ना। पेरेंट। कंट्रोलिंग सोच के जवाब देना। कंट्रोलिंग पेरेंट। देखो बच्चा हैंड ना प्यार से भी पकड़ा हो सकता है। प्यार से पकड़ा है। हाँ हाँ, सोचना इसलिए आपको है कि अगर माता ने मम्मी ने कंट्रोलिंग पेरेंट से कान पकड़े होते तो बच्चे के मुख पर पीड़ा होती, विद्रोह या एडप्टेड अपीयरेंस होता। ये बच्चा हंस रहा है तो इसका मतलब पेरेंट्स आर इन नर्चरिंग मोड। ओके, हाँ हाँ, वीडियो गेम खेल रहे हैं। कौन सा ईगो स्टेट? फ्री चाइल्ड। ओके, बिल्कुल निर्विवाद है। कुछ और उदाहरण? बालवाड़ी शिक्षण है, केजी क्लास है, शिक्षक इधर बैठी है, बाकी के लोग नीचे बैठ करके उनको सुन रहे हैं। तो शिक्षक का मनस्थिति कौन सा होना चाहिए? नर्चरिंग पेरेंट। नर्चरिंग। और बच्चों का नहीं, अगर पेरेंट टीचर पेरेंट में है तो बच्चे एडल्ट में नहीं हो सकते। नेचुरल चाइल्ड। कौन सा गुण होगा उनके अंदर? क्यूरियोसिटी का। ओके, तो क्यूरियस है बच्चे सीखने के लिए, शिक्षक की बात सुन रहे हैं। कुछ बच्चों के चेहरे पर हाव भाव देख सकते हो आप। तो टीचर है नर्चरिंग पेरेंट मोड में, ताकि बच्चे हैं सभी। ये बालवाड़ी शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है। सभी बच्चे हैं फ्री चाइल्ड में। अच्छा, इधर कौन सा मोड दिखता है? हाँ, क्रिटिकल या कंट्रोलिंग? नहीं, सोच के आप चेहरे के भावों को देखें। चेहरे के भाव न्यूट्रल नहीं है ना? गुस्से में दिखते हैं, कुछ एग्रेसिव दिखते हैं। क्रिटिकल या कंट्रोलिंग पेरेंट है। ठीक है, कुछ और उदाहरण? तो ये लोग अंदर अंदर वार्तालाप करते हैं। एक का चेहरा दिखता है, दूसरे का नहीं दिखता है। दोनों किस मोड में होंगे? एडल्ट। ओके, और ये वाली बच्ची रिबेलियस चाइल्ड। सब सम्मत है इसमें? जी सर। यस सर। रिबेलियस। अच्छा, ये वाला फ्री चाइल्ड। फ्री चाइल्ड। ओके, अच्छा, इसमें आपको दिखते हैं कुछ हाथ। एक हाथ है बीच में, है ना? एक हाथ के ऊपर, है ना? लगता है कि ये वाली व्यक्ति वृद्ध है, बीमार है, पीड़ित है, और इसके ऊपर किसी ने हाथ रखा हुआ है। तो इस व्यक्ति का मनस्थिति क्या होगा? नीचे वाली सर नीचे वाली
तो उनको केयर चाहिए, इसलिए जो ऊपर वाला हाथ है वो केयर दे रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। केयरिंग, लविंग सब कुछ दे रहे हैं। नीचे वाले जो हाथ है उनका एज शायद एज्ड है, कुछ है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा मम्मी पापा होंगे, ऐसा एज ऐसा कुछ है, तो ये सपोर्ट करने के लिए हाथ ऊपर रख रहा है, ऐसा मेरा फील। ऊपर वाला हाथ कौन सी ईगो स्टेट में है? नर्सरिंग नर्सरिंग में है सर। नर्चरिंग, ओके। बाकी का सोचना है आपको कि नीचे वाली वृद्ध व्यक्ति जो माता पिता हो सकती है, कोई भी, या मरीज हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ कई बार होता है कि मेरे पास कई वृद्ध व्यक्ति आते हैं, बीमार होते हैं। कोरोना में मैंने निर्णय तो ये लिया है कि किसी को छूऊंगा नहीं, लेकिन कई बार ऐसी बीमार व्यक्ति आती है तो मुझे लगता है कि एक स्पर्श मुझे देना चाहिए उस व्यक्ति को। तो कई बार उनका हाथ मेरे हाथ में मैं ले लेता हूँ, आज भी होता है, अभी कुछ समय पहले ही ऐसा हुआ। तो ये व्यक्ति जो वृद्ध है वो कौन सी ईगो स्टेट में होगी? चाइल्ड का हो सकता है। सिक एंड ओल्ड है, सोच के आप काम जवाब दीजिएगा। सिक एंड ओल्ड, इसका मतलब है वो कौन सी स्थिति में होंगी? चाइल्ड ईगो स्टेट में। चाइल्ड ईगो स्टेट, उनको केयर का जरूरत है। हाँ, तो अभी उनका ईगो स्टेट कौन सा होगा? फ्री, एडप्टेड या रिबेलियस? चेहरा नहीं देख रहे हैं। एडप्टेड में आएगा, लेकिन फ्री चाइल्ड भी कह सकता है सर, उनका ऊपर से दबे हुए हैं, रो रहे होंगे, पीड़ित होंगे, तो एडप्टेड है। ओके, इंजेक्शन दिया जा रहा है, टीका, वैक्सीन, तो वैक्सीन देने वाला ये नर्स है या डॉक्टर है? नर्स है। कौन सी ईगो स्टेट? नर्चरिंग पेरेंट। मोर एग्जांपल्स, ये सब बच्चे हैं। फ्री चाइल्ड ओके, ये कुछ सुन रहे हैं इनसे, इनका ईगो स्टेट एडल्ट। ओके। जनरली एडल्ट ईगो स्टेट में व्यक्ति ध्यान से सुनते होंगे और अंदर कंटेम्पलेट करते होंगे, सुना हुआ चीज अंदर इवेल्युएशन भी करते होंगे। कंबाइनिंग एडल्ट होने का संभव है, क्योंकि ध्यान से सुन करके वो सोचने की प्रक्रिया में है। ओके, बंद थी गई। ओके, ये वाली बच्ची फ्री चाइल्ड फादर मदर केयरिंग। ओके, इसका मतलब है आपके अंदर का फ्री चाइल्ड अगर बाहर निकालना है, या आपके बच्चे का फ्री चाइल्ड बाहर निकालना है, उसको एडप्टेड या रिबेलियस नहीं बनाना है, तो आपको कौन सा ईगो स्टेट धारण करना चाहिए? नर्चरिंग। और ये वाली बच्ची रिबेलियस रिबेलियस है कि एडप्टेड है? रिबेलियस है। ओके, ये एक कुछ मीटिंग हो रही है, चर्चाएं हो रही है, कुछ बताया जा रहा है डेटा यहाँ पर, और बाकी के लोग मीटिंग में सुन रहे हैं। कौन सा ईगो स्टेट है? ऑर्गेनाइज्ड। नहीं, रोने वाला बच्चा चाइल्ड है। फ्री चाइल्ड से रोने वाला, उसका चेहरा देखो, और एडप्टेड चाइल्ड रो रहा है, एडप्टेड रिबेलियस चाइल्ड। एडप्टेड है। अगेन द सेम कि मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड का रोना भी, बॉडी लैंग्वेज विल बी स्लाइटली डिफरेंट. I can understand, but what we have to say whether this child is in a free state or in an adapted state to cry. मैं समझ रहा हूँ लड़की और लड़की में तफावत होगा थोड़ा। एडप्टेड ओके, एडप्टेड। और यहाँ पर दो व्यक्ति डांस कर रहे हैं। फ्री चाइल्ड। ओके, यहाँ पर है एक बच्चा। नर्चरिंग parent. Parent in nurturing and child is free child. ओके, और यहाँ पर है Controlling parent. ये कंट्रोलिंग या क्रिटिकल पैरेंट है, और ये वाली Adapted में ओके, और ये वाला rebellious. तो मैं पूरा जा रहा हूँ। साइकिल सिखा रहे हैं, साइकिल लेकर जा रहे हैं बच्चे के साथ।
adult, पेरेंट है, बच्चा फ्री जो है चाइल्ड है, nurturing parent. ये वाली औरत, हाँ, free child, फ्री एंड नेचुरल। फ्री चाइल्ड, ओके। यहाँ पर है सर, दो इसके बच्चे, एक पहले है का nurturing Nurturing parent, parent is ये nurturing. सर पेरेंट नर्सरी अबे है, बात ये कर रहा हूँ। दो बच्चे कैरिंग पेरेंट, कैरिंग पेरेंट है, लेकिन ये दो बच्चे एडेप्टेड। खास ध्यान में रखो कि कान पर हाथ दबाया हुआ है इन्होंने। सर उनका मम्मी का फेस नॉर्मल नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है, लेकिन नर्चरिंग में है कि कंट्रोलिंग में है? कंट्रोलिंग ये दो बच्चों को देखो, अपने कान पर हाथ दबाया हुआ है उन्होंने, किसी चीज से डरे हुए हैं। तो आर दे अडॉप्टेड और रिबेलियस और फ्री चाइल्ड? Adopted में आएंगे। फ्री तो नहीं है controlling and सर। इसके पहले की स्लाइड में आपने बताया था कि एडेप्टेड चाइल्ड, वो एडेप्टेड चाइल्ड नहीं लग रहा है। ये दिस लेडी, ये वाली औरत, हाँ, क्या लग रहा है आपको? शी इज नॉट एडेप्टेड, लाइक सम क्वेश्चन मार्क इज देयर, और वो मैं भी कुछ सोच नहीं पाया। scary। मैं आपको ये तस्वीर रख रहा था तब मैं भी ठीक से तय नहीं कर पाया कि ये कौन सी ईगो स्टेट में है। लेकिन फ्री चाइल्ड एडेप्टेड, जो भी उसको पसंद नहीं है ना, वो मुक्त रूप से बाहर निकाल रही है। यस, ये फ्री चाइल्ड she है। is rebellious. नहीं, देखो आप, रिबेलियस होगी तो अलग होगी। अगर ये औरत रिबेलियस में हाँ, और एग्रेसिव होती, नेगेटिव एक्सप्रेशन आते हैं। Probably she is combining adult. नहीं, एडल्ट तो नहीं है। ये कुछ इमोशन दिखा रही है यहाँ पर। She is making calculations में है। about what comes. You have to have either और से combination चलता है। हाँ, Do you have to have either or as if मतलब rebellious child या adapted child, या थोड़ा अंश rebellious nature है और थोड़ा अंश sulking nature है? सल्किंग है, लेकिन चेहरे के भावों को और आंखें के भावों को देख करके आपको लगता है कि ये व्यक्ति नाराज जरूर है, उसको कोई चीज पसंद नहीं आई, लेकिन उसकी नाराजगी उसने बहुत मुक्त रूप से बाहर निकाल दी है। So it is organized. आसानी से बाहर निकाल दी है। So it is organized such, no, डॉक्टर? सामने वाली व्यक्ति को कोई ठेस न लगे, उसको बुरा भी न लगे, ऐसा भाव है क्या उसके चेहरे पर? विद्रोही No sir, no. Sir, this is not bothering about सामने वाले का feelings. It is about expressing it, but बिना बोले। जो हम passive aggression जैसे। हाँ, तफावत ये रहेगा कि फ्री चाइल्ड जब कोई भी अपनी नापसंद बाहर निकलता है तो सामने वाले व्यक्ति पर कोई दबाव या कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा, जबकि एडॉप्टेड एंड रिबेलियस चिल्ड्रन जो भी करेंगे तो वो वर्तन से सामने वाली व्यक्ति पर निश्चित नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो अगर आपका बच्चा आपसे नाराज है और कुछ बोल रहा है आपको, और फिर भी आप उसको हंस कर के ले रहे हो, कुछ उसी तरह इसके हस्बैंड से वो नाराज होगी ऐसा मान लीजिए, और अपने पति के प्रति कोई नाराजगी बता रही है, तो पति पर नेगेटिव प्रेशर होने का कोई तफावत आपको नेगेटिव इफेक्ट होगा, ऐसा कुछ लग रहा है कि वो हंस करके निकाल देंगे। अडल्ट स्टेट तो नहीं होगा, पर अडल्ट चाइल्ड में नहीं है। ये इमोशन एक्सप्रेस कर रही है, इसलिए एडल्ट में नहीं है। ये है तो चाइल्ड ईगो स्टेट में है। ओके, विवादास्पद है। चलो, इसके ऊपर मैं भी ज्यादा सोचूंगा। फिलहाल मुझे लग रहा है ये फ्री चाइल्ड में है। ओके, उसकी आंखों के भावों से एक मतलब प्लेफुलनेस है उसकी आंखों में, देखिए आप, अपनी नाराजगी को दिखाने के लिए, है ना। और नाराजगी चेहरे पर नेगेटिव छाप पैदा नहीं किए हुए हैं, तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि ये एडॉप्टेड या रिबेलियस नहीं हो सकता है कि ये फ्री चाइल्ड में है। फिर सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है ना डॉक्टर? हाँ, सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति सभी होते हैं फ्री चाइल्ड में। सभी अंतिम कुछ उदाहरण लेते हुए, ये व्यक्ति, ये वाली औरत कंट्रोलिंग पेरेंट उदाहरण आ चुका है, इसलिए पूछ चुका हूं मैं शायद।
ये भी कंट्रोलिंग पेरेंट। कंट्रोलिंग। अच्छा, अभी आपको इन दोनों बच्चों को देखना है। पेरेंट्स आर इन क्रिटिकल मोड, कंट्रोलिंग मोड। ये बच्ची और ये बच्ची दोनों एक ही ईगो स्टेट में है कि अलग अलग है? नहीं, अलग अलग अच्छा, ये बच्चा रिबेलियस है और ये बच्ची एडेप्टेड। एडेप्टेड। ओके। अच्छा, ये उदाहरण बहुत बार देखा है मैंने। ये बच्चा जीत पर टेम्पर टेंट्रम है। पैम्परिंग है सर। टेम्पर टेंट्रम मतलब कौन सा मोड? एडेप्टेड। रिबेलियस 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 है। और इसकी माँ अभी कंट्रोलिंग में है। कंट्रोलिंग में है। ओके, नेचुरल है। और ये बच्चा एडेप्टेड। रूठा हुआ है अपनी माँ से। है। तो ये कुछ उदाहरण थे। ऐसे ही थोड़ा आपको, क्योंकि जब भी आप किसी के साथ सोशल ट्रांजैक्शन करते हो, कहीं साक्षी भाव से किसी लोगों को देखते हो, तो उनके चेहरे के भावों को, बॉडी लैंग्वेज इत्यादि को देख करके उनका ईगो स्टेट पहले तय करके फिर आप अपना रिस्पॉन्स तैयार करने के लिए अपना ईगो स्टेट तैयार करिए। ओके, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक क्वेश्चन है, प्रश्न पत्र कल भेजा था जी। ओके, उम्मीद करता हूँ सबने ये बनाया होगा। हाँ सर, थोड़ा सा काम आज करता हूँ, थोड़ा नेक्स्ट टाइम। इसमें 5 रिस्पॉन्सेस दिए गए, प्रत्येक मतलब मुझे लगता है 42 स्टेटमेंट्स है। हाँ सर। प्रत्येक में आपके वर्तन की एक खासियत है। एक थोड़ा सा बदलाव चौथा स्कोर पर मैंने बदला है। इधर फ्रीक्वेंटली एंड ऑफन 2 शब्द थे, तो सतीश भाई से चर्चा करते हुए मुझे लगा कि ये वाला ठीक नहीं है, ऑफन। तो ऑलमोस्ट ऑलवेज 1 डिग्री ज्यादा कर दी है, तो आप में सुधार कर सकते हो थोड़ा, अगर जरूरत लगे तो। ओके, there was तो आपको one more उसमें. Starting of the questionnaire there was 0, 1, 3, 4, 5. फ्रंट पेज और में सर। ये स्कोर शीट में ये दिया था, तो we and I marked it 0 to 5 में. 0 to 4 है ना कि 5 है? फ्रंट पेज की बात कर रहे हैं 0 to 5 2 मिसिंग था. ओके, कुछ गलती हुई है लिखने में, मैं देख लेता हूँ। टाइपोलॉजिकल एरर. देख लीजिए अपना, अगर मेरी कोई गलती हुई है तो इसके अनुसार सुधार कर लीजिए आप। ऑफन जो है ना सर, वहाँ पे 5 लिखा है, उनके लिए वो पूछ रहे लगता है। देखो न्यूअर वाला 0 करो। किरण भाई, अर्लियर में देयर इज नो 2, ओनली 1, 3, 0, 1, 3 and 4, 5. मैं पहला मोकले लू एमा। नंबर 2 इज मिसिंग सर। 3, 4, 5. देयर वाज नो 2. फर्स्ट शीट में सर. हाँ, ओके, तो मैं देख लेता हूँ, शायद इसके अनुसार आपको बदलना होगा, आपको जरूरत पड़ेगी तो वो उस प्रिंटिंग में कुछ गलती हुई है मेरे से, तो आप थोड़ा इसके अनुसार चेंज कर लीजिए अभी जो लिखा हुआ है। ये इसके लिए जरूरी है कि आप देखेंगे कि प्रत्येक कॉलम में कुल 6 आइटम्स है और प्रत्येक के मैक्सिमम 4 गुण होंगे, मैक्सिमम 4, तो टोटल 24 में से आपको देना है। तो थोड़ा सा गलती अगर मेरे से हुआ हो तो इसके आधार पर आप थोड़ा सा बदलाव आपको बदलना होगा आपको, और आपको अपनी कुल 7 मन स्थिति ईगो स्टेट्स को इवेल्युएट करना है, कुल 7। तो देख लीजिएगा। ओके, ये आपका ईगोग्राम कहा जाएगा। ये आपकी पर्सनालिटी का एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन होने वाला है। वो कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। आप, क्योंकि मैंने गलती की थी इसलिए मैं दूसरा मौका छोड़ता हूँ आपके लिए, अगली बार इसका चर्चा चालू। सतीश भाई તમે હાજર છો કે? હા સર, બોલો. ઓકે સતીશ ભાઈ, તમે જોઈ લો કે મેં જે મારી જે ગફલત થઈ ગયેલી એ આમાં સુધરી જાય છે કે નથી સુધરતી? હા, 1 મિનિટ સર ચેક કરી લઉં. હા, ચેક કરી લો જરા.
जो शीट दिया था ना सर, उसमें फर्स्ट पेज में 4th 5th लाइन में नेवर, ऑकेशनली, समटाइम्स, फ्रिक्वेंटली, उसमें ऑफन में 5 लिखा है, उसको इन लोग मेंशन कर रहे हैं। हाँ बस, तो वो 4 कर दो, 5 के बदले जी 4 सर। कर। नंबर 2 इज मिसिंग, दैट्स व्हाई नंबर मिसिंग है, मतलब स्कोरिंग का इफ यू हैव ऑलरेडी स्कोर्ड, हमको सिर्फ वो देखकर नंबर्स चेंज करने और कुछ आप नंबर बदल दीजिएगा। जी इस सर। बार जो गलती मेरे से हुई वो नंबरिंग की गलती आप बदल दीजिए। इधर लिखा हुआ है तो न्यूअर से लेकर ऑलमोस्ट ऑलवेज 4 तक जाइए आप, 0 से लेकर अप टू 4। ओके, तो ये एक बदलाव है इसमें। तो इसके आधार पर आपका यूगोग्राम होगा। मैं अगली बार आपको चर्चा में कैसे तैयार करना है वो बताऊंगा। सर अच्छा, लिटिल प्रोफेसर जो लिखा है वो क्या है? हाँ, लिटिल प्रोफेसर का चर्चा अभी मैं करने जा रहा हूँ इसके बाद, है ना। तो पहले ये समझा देता हूँ। तो आपको इसके आधार पर स्कोर यहाँ दोबारा लिखना होगा क्योंकि मेरी गलती थी। ओके, तो इस गलती को सुधारने के लिए ये बताया हुआ है। तो दोबारा आप अपना, मैं 2 बात बताने जा रहा हूँ। अपना स्कोर इधर लिखिए, इधर टोटल बनाइए, और फिर इधर परसेंटेज निकालने में अगर किसी को कोई प्रश्न है तो खास पूछो कि यहाँ पर एन मतलब आपका यहाँ का जो स्कोर आता है वो स्कोर लेना है यहाँ का। जैसे कि नेचुरल चाइल्ड में यहाँ स्कोर आएगा, उसका अंक लेकर के उसको एन मानिए, उसको 24 से डिवाइड करिए और 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो एक परसेंटेज आएगा। वो परसेंटेज आपको इधर लिखना होगा, परसेंटेज। ओके, प्रत्येक में। जैसे कि कंप्लाइंट चाइल्ड वाला ये 6 सवाल है, इसमें जो स्कोर आएगा टोटल वो यहाँ लिखिए, और ये जो फॉर्मूला बताइए आपको, उस फॉर्मूला के आधार पर आप उसको इधर परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। तो आपको नेचुरल चाइल्ड के परसेंटेज मिलेंगे, कंप्लायंट चाइल्ड के परसेंटेज मिलेंगे, रिबेलियस चाइल्ड के परसेंटेज मिलेंगे, क्रिटिकल पेरेंट के परसेंटेज, नर्चरिंग पेरेंट के, एडल्ट के। एक जो नहीं समझाया अब तक वो है लिटिल प्रोफेसर, उसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपके साथ। लिटिल प्रोफेसर ये एरिक बर्न का सिद्धांत है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी चर्चा मैं बाद में भी दोबारा करने वाला हूं कभी। ओके, अपने अंदर एक स्मार्ट बच्चा है, हर व्यक्ति के अंदर एक स्मार्ट बच्चा। लिटिल प्रोफेसर मैनिपुलेटिव चाइल्ड है, मैनिपुलेटिव चाइल्ड ईगो स्टेट। बचपन में बच्चे को माँ दवा देना चाहती है, बच्चा लेना नहीं चाहता, अवॉइड करना चाहता है। तो इसके पास 2 तरीके रहेंगे, एडप्टेड या रिबेलियस। उपरांत एक तीसरा तरीका है जिस तरीकों को कहा गया लिटिल प्रोफेसर। ये आपकी चाइल्ड ईगो स्टेट में एक एडल्ट है, वो स्मार्ट है, इंट्यूटिव है, मैनिपुलेटिव है, रास्ता निकालना चाहता है। जैसे कि बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता तो माँ को कहता है, माँ उसको डांटती है, तो बच्चे के पास विकल्प रहेगा रिबेलियस, ना नहीं मैं नहीं जाऊंगा, टेंट्रम करने का। दूसरा तरीका रहेगा एडप्टेड चाइल्ड, बड़बड़ाएगा और स्कूल जाएगा। लेकिन तीसरा तरीका है माँ, लेकिन जैसे कि कृष्ण भगवान को याद करिए कि माँ कह रही थी तुमने माखन चुराया, तो स्मार्ट कृष्ण, बच्चा कृष्ण माँ से वाद कर रहा है, लेकिन हंसते हंसते वाद कर रहा है ताकि माँ को भरोसा पड़े कि बच्चे ने माखन नहीं चुराया, मक्खन नहीं चुराया। उसी तरह इंट्यूटिव चाइल्ड, स्मार्ट चाइल्ड, मैनिपुलेटिव चाइल्ड ये क्या करेगा कि माँ को कहेगा माँ ठीक है मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन आज मेरे पेट में दर्द है, मेरी बहुत तकलीफ है, माँ मैं कैसे जाऊँ आप बताओ। तो ये अपना चेहरा बनाएगा, ऐसा चेहरा बनाएगा ताकि माँ यशोदा को लगता है कि नहीं सच्चे में इसने चोरी नहीं की, उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया लोगों ने, गोपियों ने। तो ये एडप्टेड चाइल्ड, ये आपके अंदर एक स्मार्ट, इंट्यूटिव, मैनिपुलेटिव बच्चा है जो अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए न वो एडप्टेड बनेगा
ना वो फ्री चाइल्ड में रहेगा, ना वो रिबेलियस बनेगा। एक चौथा तरीका उसके पास है, और इसका उपयोग करते हुए वो अपने चेहरे पर पीड़ा का भाव लाएगा, कुछ मुंह बनाएगा, और माँ का सिंपैथी, माँ का किसी व्यक्ति का अटेंशन। तो आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि संजीव कुमार परवीन बाबी का मूवी देखा होगा, और उसमें ये हर बार कैसे अपना कि मेरी बीबी बीमार है और मुझे मेरी वो देखभाल नहीं कर पाती है, मैं पीड़ित हूँ। तो सिंपैथी और अटेंशन के लिए अपना चेहरा बनाने वाला एक बच्चा होता है, वो बचपन में काम में लगाया जाता है। इसको लिटिल प्रोफेसर कहा जाता है। इसको पता चल जाता है कि पीड़ा से अपना काम बनता है, आंखों में आंसू आने से माँ मान जाती है। तो ये एक तरीका बचपन में आजमाता है, फिर भविष्य में ये हमेशा का तरीका बन जाएगा। इसी से ये व्यक्ति भविष्य में अपना काम, जैसे कि क्यों हर व्यक्ति को दुख या पीड़ा पसंद है, ये सुखी या आनंदित होकर के अपना काम कराना नहीं चाहती, क्योंकि समाज का एक रिवॉर्ड सिस्टम बना हुआ है कि चेहरे पर आप पीड़ा लाइए, आंख में आंसू लाइए, तो आपको काम बनेगा। अगर खुशी से कुछ कहेंगे तो कोई आपकी बात मानेंगे नहीं। तो एक मैनिपुलेटिव चाइल्ड आपके अंदर है, इसको कहा जाता है लिटिल प्रोफेसर। इसका थोड़ा साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बाद में मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो पूरा करने के लिए ये लिटिल प्रोफेसर का एक कंसेप्ट है। तो कोई सवाल है अगर आपके? तो अपना ईगो, लिटिल प्रोफेसर यानी कि स्मार्ट चाइल्ड ना, स्मार्ट चाइल्ड इन यू। लेकिन वो स्मार्ट चाइल्ड है ना, वो चाइल्ड नहीं है, वो सोच करके, क्योंकि अगर चाइल्ड ईगो स्टेट में होता तो वो रिबेल करता या अडेप्ट करता। लेकिन ये एडल्ट की तरह सोच कर कि माँ के पास मेरा काम कैसे निकलवाऊं, माँ को कैसे कन्विंस करूं कि मुझे स्कूल आज नहीं जाना है, तो ये एडल्ट भी है। तो देयर इज एन एडल्ट इन यू, एडल्ट चाइल्ड इन यू। तो एडल्ट और चाइल्ड, फ्री चाइल्ड का एक जोड़ है आपके अंदर, एडल्ट और फ्री चाइल्ड का, उसको लिटिल प्रोफेसर कहा जाता है। ડોક્ટર અભય વાત કર રહા હું। हाँ जी ડોક્ટર, हाँ હું કન્નુ બોલું છું, પણ વારી ઘડીએ આપણે મેનિપ્યુલેટિવ ચાઇલ્ડ બને તો પકડાઈ ના જાય? ના, પણ છતાં પણ માને સારું લાગે છે ને બાળકને પણ એમાં મજા આવે છે। लिटिल प्रोफेसर इज जनरली नॉट हार्मिंग, है ना, इल फीलिंग पैदा नहीं करेगी सामान्य रूप से। लेकिन भविष्य में अगर आपने कायम ये तरीका आजमाया तो हो सकता है कि भविष्य में आपको इससे, क्योंकि प्यार पाने का, अटेंशन और सिंपैथी पाने का आपका ये हमेशा का तरीका बन जाएगा। तो आप मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी बनेंगे तो हो सकता है कि फिर आपको तकलीफ होने वाली है। बचपन में नहीं होगा, बचपन में माँ को ये बच्चा अच्छा प्यारा लगेगा, कितना स्मार्ट है मेरा माँ को नहीं एग्री, माने नहीं चाहिए। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ और मैं एक्चुअली वीडियो गेम खेलना चाहता हूँ मोबाइल पर, लेकिन माँ मना कर रही है, तो मेरा जो लिटिल प्रोफेसर वो क्या करेगा, हाथ में रखेगा किताब, अंदर रखेगा मोबाइल फोन, और अंगूठे से वो खेलेगा, है ना। तो माँ दूर से देखेगी कि अरे बच्चा मेरा कितना अच्छी तरह से पढ़ रहा है, तो मेरा प्यारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, और वो बच्चा अंदर आप देखो कि मोबाइल फोन खेल रहा है। तो ऐसे कुछ तरीके होते हैं मैनिपुलेटिव, वो उस समय आपको अच्छे काम आएंगे, अच्छे लगेंगे, लेकिन भविष्य में इससे आपका नुकसान हो सकता है। तो हमारी कई सारी बीमारियां इसके कारण है, कई सारी बीमारियां, वो मनोवैज्ञानिक चर्चा में बाद में करने वाला हूँ। ओके, थैंक यू डॉक्टर। एडल्ट अगर मैनिपुलेटिव होता है, अगर एडल्ट स्टेज में भी वो मैनिपुलेशन करते हैं, तो इज दैट अगेन द लिटिल प्रोफेसर देयर इन देम, और उसको कुछ और नाम? हाँ, कोई एडल्ट, मैं वही कहता ना, मैं नाम पिक्चर का भूल गया, संजीव कुमार परवीन बाबी का मूवी था, पति पत्नी और वो। सर पति पत्नी और वो। अच्छा, उसमें संजीव कुमार को देखेंगे आप, वो लिटिल प्रोफेसर रहे, और बाद में लगा कि वो सुधरे, लेकिन वो अंत में भी ऐसा ही होता है। जरीना वहाब थी अंदर ना, को नहीं, जरीना वहाब नहीं, सॉरी, उसमें थी दीप्ति नवल, नहीं विद्या सिन्हा, नहीं,
हाँ विद्या सिंह પરવીન બાબી ना હા परवीन પરવીન बाबी બાબી अंत में પછી आती है परवीन बाबी रंजीता रंजीता ओके तो रंजीता के सामने मुंह बना करके वो जो भी बातें करता है वो लिटिल प्रोफेसर है हर बार और अंत में लगा कि वो सुधर गए लेकिन रंजीता के विदाई होने के बाद परवीन बाबी के आने पर वो वैसे के वैसे નહીં रहे નહીં નહીં લાસ્ટ નહીં ત્યાં દીપ્તિ નવલ આવે છે કિરણભાઈ તમે રંગબેરંગી અને પતિ પત્ની પરવીન વોમાં બાબી કન્ફ્યુઝ કરશો परवीन बाबी આપણે જોઈ લઈએ રંગબેરંગીમાં પરવીન બાબી છે ના હા અને પતિ પત્ની ઓર વોમાં હા ના 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 100% એમાં મને લાગે છે પરવીન બાબી આવે છે એમાં આપણે ખાતરી ના કરી લઈશું લાસ્ટમાં દીપ્તિ નવલ આવે છે ओके આપણે લડાઈ ચાલू ચેક ઇટ રહે આઉટ ओके मेरा कहने का मतलब है कि ये तुम्हारा कायमी तरीका बन जाता है वर्तन व्यवहार में वो आप छोड़ नहीं पाएंगे फिर तो आपको ये हानिकारक बनेगा है ना तो सर मैं दीपा एडल्ट बोल रही हूँ मुझे और फ्री चाइल्ड दोनों को इकट्ठा किया जाता है इसमें एवरीथिंग एक्सेसिव इज हार्मफुल तो हाँ है कोई किसी का सुझाव रंजीता है विद्या सिन्हा है नहीं સર વિદ્યા સિન્હા રંજીતા અને જી કપૂર ના ના પછી છેલ્લે છેલ્લે એક પાત્રે ઉંમર પરવીન બાબી પરવીન પરવીન બાબી છે 100% પરવીન બાબી પણ જોઈને ખાતરી કરીને કહીશું લગભગ તો પરવીન બાબી છે છેલ્લી એન્ટ્રી છે પિક્ચર પૂરું થતી વખતની એન્ટ્રી છે સર तो आप છેલ્લે સર ગેસ્ટ लिटिल એપિયરન્સ प्रोफेसर वाला सबसे बढ़िया उदाहरण है ઋષિ કપૂર નીતુ સિંહ અને પરવીન બાબી આવે છે આમાં ગેસ્ટ એપિયરન્સ માં નહીં તમે નીતુ સિંહ તો વચ્ચે को વધારે લઈ આવ્યા ઓકે વિવાદ રહેશે આપણે ખાતરી કરીને નેક્સ્ટ ટાઈમ વાત કરીશું ગૂગલ દાદા એવું સર મેં નેટ ઉપર જોયું પરવીન બાબી આવે છે પરવીન બાબી મને યાદ છે अरे इम्पोर्टेंट કિરણભાઈ યુ આર રાઈટ काम करे थे वांधो नहीं ओके अपने अंदर का फ्री चाइल्ड मेरी बात सुनिए फ्री चाइल्ड जैसे ही पिक्चर की बात आई कि सबके फ्री चाइल्ड बाहर निकल आए वाद विवाद जरूर किया लेकिन ना किसी को बुरा लगा आप ना एडप्टेड चाइल्ड थे ना रिपेलियस ऑल ऑफ अस आर इन फ्री चाइल्ड ओके इस बात को मैनिपुलेट करके आपको अगर इसमें कोई भी हीरोइन लाना है ला सकते हैं तो आज पूरा करेंगे इधर अगली बार में ईगोग्राम पर हाँ बोलिए दीपा बोल रही अगली बार मैं ईगोग्राम पर चर्चा करने वाला हूँ आप अपना ग्राफ तैयार करके रखिएगा करने का मैं तरीका बता देता हूँ एक आध मिनट में और फिर पूरा करेंगे आज का Sir, please may I say? કિરણભાઈ I have already made my egogram. Can I show it to you whether it is right or not? કે તમને પછી પર્સનલ માં પૂછી શકું. હા બતાવો તો અત્યારે બતાવશો તો બી ચાલશે ઉભા રહો એક જ મિનિટ કેવી રીતે બતાવશો તમે એક જ મિનિટ હું મારું વિડિયો ચાલુ કરીને બતાવી શકું. तो ईगोग्राम होगा मैं सबको पहले बता देता हूँ हाँ सबको बता देता हूँ फिर आप अपना डाउट भी बताए देखो आप देख लिया उनका ईगोग्राम ना वो हजू बताओ आવું નહીં ઈલાબેન હું बताऊं તમને એવું बताऊं મને પૂછવું હતું કિરણભાઈ કે આ બરાબર છે કે કેમ હા नहीं आपको बार डायग्राम दौड़ना है इधर दिखता है बार डायग्राम आपको हाँ जैसे कि कंट्रोलिंग पेरेंट है 40% आता है तो 40% पर डाल के इसको बार डायग्राम इसको आप छायांकित कर सकते हो जैसे कि इधर रिबेलियस चाइल्ड बताया है वो 10% है मेरे अंदर तो ये बार डायग्राम दौड़ना है ऐसे आपको दौड़ना होगा सब लोगों को बार डायग्राम तो आपका ईगोग्राम कुछ ऐसा आपका ईगोग्राम ऐसा दिखेगा कुछ ऐसा है ना तो ऐसे आपको सबको दौड़ना है अच्छा કિરણભાઈ મેં ડેસિમલ માં પણ આપેલું છે એટલે પોઈન્ટ પણ કરેલા છે 41.6 સમથિંગ લાઈક ધેટ તો એમાં શું કરી શકાય તો તમારે 0.5 થી વધારે જાય તો 42 ગણી લેવાના ઓકે ઓકે ફાઇન અને 0.5 થી નીચે આવે તો નીચેનો આંકડો ગણી લેવાનો ओके तो अपना ईगोग्राम तैयार कर लिया मारो भी रेडी है हाँ किसी और का बता सकते हो हाँ इन्होंने अच्छा तैयार किया है हाँ बस तो सबको सूचना है कि अपना ईगोग्राम अगली बार तैयार करके आप आइएगा और इसके आधार पर कुछ चर्चा करेंगे तो वीडियो पर आप अपना वीडियो ईगोग्राम बताएंगे उसका विश्लेषण करेंगे
अपने व्यक्तित्व में कौन सा हिस्सा अच्छा है, कौन सा दूर करने लायक है या कम करने लायक है, और ये आपको इसमें से पता चलेगा। ओके, तो मुझे लगता है कि 2 हफ्ते के अंतराल के बाद मैं आया था, थोड़ा मानसिक रूप से तैयार भी नहीं था, और आज की पूरी तैयारी कल करने में थोड़ा सा गलती भी हो गया मेरे से, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब ये को मैं अत्यंत नाजुक विषय में डालने जा रहा हूँ अगले रविवार से, तो आप साथ में रहिएगा, और बाद में ये सब स्लाइड्स आपको मिलेगी अपने अभ्यास के लिए। ओके, तो हरिओम सब। सर मुझे एक हरिओम। लिटिल प्रोफेसर में पूछना था। हाँ, दीपा जी कुछ पूछना चाहती। दीपा बोल रही हूँ। हाँ सर जी, बोलिए। लिटिल प्रोफेसर जो है बच्चा, मतलब उसका एडवांटेज लेता है, वही है ना सर? हाँ, एडवांटेज लेना चाहता है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, मांग पूरी करने के लिए, लेकिन एडप्ट नहीं करता, दबाता नहीं इच्छा को, या विद्रोह नहीं करता, और एक स्मार्ट रास्ता निकाल लेता है जी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लिटिल प्रोफेसर का जो हैबिट में मैं हूँ, यानी कि मेरा पेरेंटिंग चाइल्डहुड में कंट्रोलिंग पावर में किया जाता है, इस वजह से मैं आज ये वाला लिटिल प्रोफेसर का जो कैरेक्टर है उसमें हूँ, वही मतलब हो सकता है क्या सर? नहीं, अगर माँ बाप का पेरेंट्स आपके कंट्रोलिंग पेरेंट में है तो आपके पास विकल्प रहेंगे एडेप्टेड या रिबेलियस का ही। लेकिन अगर आपके माता पिता थोड़ा कंट्रोलिंग और नर्चरिंग दोनों है, आपको विकल्प दे रहे हैं, देखो स्कूल तो जाना ही होगा क्योंकि पढ़ना जरूरी है ना, स्कूल में छुट्टी नहीं ले सकते तुम, तो इसमें देखो मैं है ना, मैं कंट्रोलिंग और नर्चरिंग दोनों का भाव लाया हुआ हूँ, समझा? अब इसमें बच्चे के पास विकल्प रहेगा कि मैं ना एडेप्टेड ना रिबेलियस, कुछ स्मार्ट तरीका निकालूं, क्योंकि मेरे पिता, देखो तुम अभी आइसक्रीम नहीं खा सकते हैं, आइसक्रीम अभी नहीं प्लीज, अभी सर्दी का मौसम है, मना किया ना मैंने, तो मैं नर्चरिंग और कंट्रोलिंग दोनों में हूँ। तो ऐसे में बच्चे के पास एक तरीका, माँ थोड़ा तो खाने दीजिए प्लीज, 1 चम्मच, माँ देखो ऐसा मेरी जीभ देखो माँ, मैं तीखा नहीं खा सकूंगा क्योंकि मेरा मुंह लाल है, थोड़ा मम्मी 1 चम्मच, मम्मी मेरा मुंह देखो प्लीज मम्मी। तो देखो वो लिटिल प्रोफेसर है। तो लिटिल प्रोफेसर आपके पास वो ऑप्शन तब रहता है जब सामने वाला व्यक्ति नर्चरिंग और कंट्रोलिंग दोनों में है, लेकिन अगर वो कंट्रोलिंग में होगा तो आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ओके, है ना? सर, मम्मी प्लीज एक गेम खेल देने दीजिए, एक गेम। ओके सर। हाँ सर मैं ये फील करने का टाइम पे मेरा हस्बैंड और मेरा लड़का दोनों साथ में बैठे थे, तो उनको क्वेश्चंस, मेरा जो कैरेक्टर्स है वो सब उनको पता है, तो उनको मैंने पूछा देखो मैं ये करने जा रही हूँ, भले मुझे 0 मार्क मिले नो प्रॉब्लम, लेकिन आप लोग अपना दिल से बोलो, कल सर का क्लास है, सर ने बोला है मेरे को करके रखने के लिए, तो मेरा बच्चे ने लिटिल प्रोफेसर में मुझे 16% दिया है सर। नहीं, ये आपका खुद का इवैल्यूएशन होना चाहिए, नॉट समबडीज, है ना? मैंने भी करके रखा है, मैंने भी करके रखा, लेकिन उनको भी डिस्कस करके भी किया है, ऐसा वो कर सकता है क्या? आपको खुद को क्या लगता है, योर ओन इंट्यूशन, है ना? ये आत्म परीक्षण है और आत्म सभानता के लिए है, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए है। तो आप अपना खुद का इवैल्यूएशन अभी तो लेके चलिए, वो कुछ भी बोलेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, हरिओम। तो आज पूरा करेंगे सर। रिलेटेड क्वेश्चन